बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। जिस शाहकार का इंतज़ार था बिल आखिर वो आ गया। शॉर्ट एंड स्वीट फैसला उमर अता बंदयाल साहब का बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान। आखिरी फैसला जो उन्होंने तहरीर किया बिल आखिर आज वो आ गया, अनाउंस किया गया दोपहर को और अब से कुछ देर पहले उसे जारी भी कर दिया गया। इस फैसले को अगर पढ़े तो एक इंटरेस्टिंग रीड है, लेकिन इस फैसले के जो सियासी इंप्लीकेशंस होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे, कानूनी मामलात भी आपके सामने रखेंगे। इस फैसले के अंदर जिन तरामीम को चैलेंज किया गया था उनको उड़ा दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा ये बात पहले भी उनकी जमात करती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिल आखिर इन तरामीम को चैलेंज किया गया जो कि नैब कानून के अंदर की गई। याद रहे नैब कानून के हवाले से मुल्क की तमाम अदालतें, अगर मैं कहूं कि मुल्क की सुपीरियर जुडिशरी मुतअद्दिद फैसलों के अंदर पहले भी इस कानून के अंदर मौजूद सुकम को हाईलाइट करती रही है। नैब बहसियत इदारा एक ऐसे टूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती और अदालती फैसलों तक में ये तहरीर किया गया कि इसे सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तरामीम की गई उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त खलवत में जलवत में कहते रहे कि 80% के करीब तरामीम ऐसी हैं जो कि दुरुस्त है, होनी चाहिए थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो तरामीम की गई, पीडीएम हुकूमत के दौर में जो तरामीम की गई, उन्हें इस नज़रिए से देखा गया कि ये चंद ख़ानदानों के केसेस ख़त्म कराने और उनके केसेस को माफ़ कराने के लिए ही की गई हैं। बिल आखिर इमरान खान साहब ने इसे चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर समाअत की, लंबी समाअत चली, सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद रिकॉर्ड भी अपने सामने रखा और बिल आखिर इस फैसले को आज जारी कर दिया गया। 2-1 से फैसला आया। 2 जज साहिबान जिनमें उमर अता बंदयाल साहब और जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब मौजूद थे, उन्होंने इन पिटिशंस को जुज़वी तौर पर एग्री किया इनसे और इनको मंजूर किया, जबकि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर डिसेंटिंग नोट दिया। मंसूर अली शाह साहब का डिसेंटिंग नोट गो के वक्त की कमी की वजह से उन्होंने लिखा है कि इसके बाद डिटेल्ड जो उनका डिसेंटिंग नोट है वो सामने आएगा, लेकिन चंद अहम बातें जो उन्होंने की वो आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है कि ये कानून और इसके अंदर की गई तरमीम कितनी लॉपसाइडेड है, इंपॉर्टेंस इस बात की है, यानी अहमियत इस बात की है कि हमारे मुल्क के अंदर मौजूद एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किस हद तक उसको माना जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, पार्लियामेंट की अहमियत और उसकी सुप्रीमेसी को कितना जाना जाता है, और ये भी कि जो जज साहिबान हैं वो अनइलेक्टेड लोग होते हैं। जो मामलात कानूनी नौइयत के यानी पार्लियामान के अंदर बनाए जाते हैं उनको बिल आखिर कोर्ट रूम्स के अंदर क्यों ले जाया जाता है, और अगर ले जाया जाता है तो क्या उनके अंदर जो रीजनिंग अडॉप्ट की जाती है जज साहिबान की जानिब से वो दुरुस्त है। और ये भी उन्होंने कहा कि बार बार इस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि इससे फंडामेंटल राइट यानी बुनियादी इंसानी हुकूक मजरूह हुए हैं इन तरामीम से, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने इस शॉर्ट से डिसेंटिंग नोट के अंदर बार बार कहा है कि मुझे अभी तक नहीं समझ आई या इस बात को जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो कंजक्चरल पाथ के ऊपर चली गई है, लेकिन इस्टेब्लिश नहीं कर सकी कि क्या जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है उनकी अकाउंटेबिलिटी यानी उनका एहतसाब कैसे हिस्सा बनाया जा सकता है मुल्क के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जिस तरीके से ये जजमेंट मेजॉरिटी जजमेंट लिखी गई है इससे वो एग्री नहीं करते। जो जजमेंट हमारे सामने है इसको अगर हम पढ़ें तो जो बुनियादी चीज़ें उड़ाई गई हैं यानी वो तरामीम जो की गई थी और जिनको ख़त्म कर दिया गया है, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि अब क्या होगा। यानी नैब कानून 1999 अपनी असल शक्ल में मौजूद होगा। सबसे पहले इसके अंदर जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की जो तशरीह है, जो डेफिनेशन जिसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी उसको उड़ा दिया गया है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ था उसके अंदर जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी एक अच्छी अमेंडमेंट थी उसको रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो लोग जो गुड फेथ में काम करते थे, ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी डिसीजंस लेते थे लेकिन बगैर किसी रिश्वत के या बगैर किसी करप्ट प्रैक्टिस के काम करते थे, उनको भी धर लिया जाता था कि आपने ये फैसला क्यों गलत ले लिया। गुड फेथ में किए हुए फैसलों को प्रोटेक्शन हासिल थी और रहेगी, लेकिन जो डेफिनेशन है बेनामीदार की, असासे की, उनको तरमीम की गई थी, उनको उड़ा दिया गया है। चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को तब्दील किया गया था, उसे उड़ा दिया गया है। जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से कानून मौजूद था उसके अंदर तरमीम की गई, उसको ख़त्म कर दिया गया है।
कहा गया था कि जो किसी भी शख्स की जो एक्यूज्ड है उसकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसको वॉइड करार दे दिया जाता था, यानी वो नहीं हो सकती थी। अगर कोई एक्यूज्ड उसके खिलाफ अगर मामला चल रहा होता तो उसे ओमिट कर दिया गया था, उसको निकाल दिया गया था। उस तरमीम को भी उड़ा दिया गया है। जो वॉलंटरी रिटर्न है यानी प्ली बार्गेन का मामला था, उसके अंदर भी कुछ तरमीम की गई थी, उनको भी कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। माफ़ी लेने ऑफ पार्डन के हवाले से जो कानून था उसको भी उड़ा दिया गया है, यानी उसके अंदर भी जो तरमीम थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। रिमांड का टाइम, ये सबसे बड़ी बात थी जिसको अदालतें भी हाईलाइट करती रहीं, मुल्क के अंदर तमाम लोग भी कहते रहे कि 90 रोज़ा रिमांड तो दहशतगर्दी के मुकदमात में नहीं होता तो नैब के मुकदमात में क्यों होता है। याद रहे कि इस तरमीम को, इसके अंदर तरमीम करके से 14 रोज़ किया गया, कुछ अरसे कबल से दोबारा 30 रोज़ कर दिया गया, लेकिन अब ये अपनी असल हालत में मौजूद होगा, यानी दोबारा से रिमांड 90 रोज़ का होगा। और असासे की डेफिनेशन तब्दील हो चुकी है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की डेफिनेशन वही पुरानी वाली आ चुकी है। इसके अलावा जो बारे सबूत है उसके हवाले से जो तरमीम की गई थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, यानी तासुर वो कि जो किसी के मुजरिम साबित होने का या कोई शख्स अगर गिल्टी है तो जो उसके बारे में परसेप्शन अदालत बना लेती है, वो भी अब वही मौजूद होगा कि जो ओरिजिनल कानून में था, और उसको भी जो अंदर तरमीम थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। ये ऐसी तरमीम 9 से 10 तरमीम ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत से केसेस को मुख्तलिफ फोरम्स पर भिजवा दिया। केसेस ख़त्म नहीं हुए लेकिन केसेस मुख्तलिफ फोरम्स पर चले गए। लेकिन अब नतीजा ये होगा कि ये केसेस दोबारा वहीं पर से शुरू हो जाएंगे जहाँ पर थे। कौन कौन इससे अफेक्ट होगा, इसके सियासी असरात क्या होंगे, और क्या इससे कोई झाड़ू फिरने का कॉन्सेप्ट आ रहा है। बहुत से लोग इसको ओवर रीड भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज ज़रा इसके ऊपर प्रोग्राम में बात की जाए। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। जनाब अहमद उवैस साहब वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं और मेरे उस्ताद हैं, बड़े ज़हीन वकला में उनका शुमार होता है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद उवैस साहब। जनाब जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क की सियासी तारीख को और अदालती तारीख को बखूबी जानते हैं। सबसे पहले मैं अहमद उवैस साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपके नज़दीक ये फैसला जिस तरीके से आया, बार बार कहते रहे मंसूर अली शाह साहब के इसके ऊपर, ये पार्लियामान ने अगर कुछ किया है तो पार्लियामान उसे अंडू भी कर लेती है। अगर ये तरामीम की गई हैं तो नई पार्लियामेंट आके उन तरामीम को अंडू भी कर सकती है। तो इतनी उजलत ना दिखाई जाए, या कम अज़ कम इसके ऊपर कोई लार्जर बेंच बना दिया जाए। इस बात को हमेशा रद्द करते रहे मैं अब यही कहूँगा साबिक चीफ जस्टिस या आउटगोइंग चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब। ये फैसला आपकी नज़र में बिल्कुल दुरुस्त है या इसके अंदर इतनी उजलत नहीं होनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, उजलत तो नहीं हुई है। फैसला तो कब से केस चल रहा है, उसमें डेट्स पड़ती रही हैं, बल्कि तफसीलन फैसला इसको बेहतर ये था कि पहले आ जाना चाहिए था। बहरहाल देर आया दुरुस्त आया। मैं एक बात करना चाहता हूँ जो आपने कहा है जी, और वो ये है कि ये तरामीम जो उन्होंने निशानदही की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जी, देखिए हमने अपने हर चीज़ को अपनी इंडिजिनस कंडीशंस में देखना है। बिल्कुल ठीक। हमारे पार्लियामेंटेरियन कैसे बिहेव करते हैं, हमारी पार्लियामेंट में क्या कुछ होता है, वो आपने पिछले 5 माह में जब से ये डिसोल्यूशन ऑफ पंजाब असम्बली और KPK असम्बली हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की डेट के लिए जब प्रेसिडेंट ने डेट दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, और जो वहाँ पे तमाशा लगा और जो तजलील सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान के आइन के साथ जो खेल खेला गया, और जो पार्लियामेंटेरियन ने वहाँ बैठ के जो अंदाज और जो अल्फाज और जो तजलील अमेज़ अंदाज में जो गुफ्तगू की, उसके बाद आप किस मैच्योरिटी के तवक्को रखते हैं कि ये डिस्पैशनेट होके एक ख़ास इंटेलेक्चुअल लेवल को टच करते हुए हमारे पार्लियामेंटेरियन और मुल्क की बका और सालमियत के लिए और नेशनल इंटरेस्ट में वहाँ बैठ के काम करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट आस्पेक्ट है हमारा, इंतहाई अनफॉर्चुनेट। डेमोक्रेसी जो है वो एक ख़ास मेंटल मैच्योरिटी
की तरफ निशानदही करती है, जो अनफॉर्चुनेटली बट सर कथा कलामी इसको डिटरमिन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए अनइलेक्टेड जजेस इसे डिटरमिन करेंगे कि कौन कितना इंटेलेक्चुअली साउंड है या कौन कितना ज्यादा मैच्योर है। सर इंडिया के अंदर भी तो कानून साजी होती होगी ना, मुख्तलिफ दुनिया के डेमोक्रेसीज के अंदर होती है, बट ये डिटरमिन करना कि ये कौन इंटेलेक्चुअली साउंड है, ये जज का काम है सर? नहीं, ये इंटेलेक्चुअल साउंड की बात नहीं, मैं वो देखें, वो ये बात उन्होंने जो की मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो ये है कि ये मैटर जो है अदलिया का काम तो ये है कि उसने तो आइन और कानून की रोशनी में उसने इंसाफ के तकाजे पूरे करने और उसका फैसला देना है। उसने आर्टिकल 10A की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए फैसला देना है। ठीक है जी, ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे जो सूरत हाल है, ये नैब का कानून क्यों बना? हमारे किसी आप सारे सिविलाइज कंट्री में चले जाएं, वहाँ कोई भी शख्स जो ऐसी पोजीशन में हुकूमत में बैठा हो कि उसका नेशनल एक्सचेकर पे हाथ पड़ता हो, वो इतना केयरफुल होता है कि बशाज़ और नाज़र आपके पास कभी ऐसी खबर आएगी कि किसी ने वहाँ पे एम्बेजलमेंट कर ली और सरकारी ख़जाने से लूट लिया या एसेट्स को खुर्द-बुर्द कर लिया गया। हमारे यहाँ पे इनवेरिबली ये काम होते हैं और आपने देखा कि सियासतदान कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं। ये शहबाज और नवाज शरीफ वगैरह की आप उनके पिछले 10 साल 15 साल 20 साल की उनकी टैक्स रिटर्न उठा के देखें और उसके बाद अब उनके एसेट्स को देखें तो आप देखेंगे ये कहाँ से और कैसे हुआ। अच्छा, मेरा सवाल कहने का ये है आपके सामने, जी एक बात मैं सिर्फ आपको बता, मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रॉब्लम यह है कि आपने नैब का अदारा बनाया जी, लेकिन उसका चेयरमैन जो है ना, जिसका कहते हैं ना कि वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल, जी चेयरमैन आपने चुन के एक ऐसा आदमी रखा जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हर वक्त आप देखते चले जाएं। मतलब सर उसकी मिसाल चाहे वो जावेद इकबाल को भी एग्जैक्टली सर, जावेद इकबाल साहब हो, चौधरी कमर जमान साहब हो, या उससे पहले अदवार में और अब जो और लोग होते आए हैं, वो सारे कॉम्प्रोमाइज शख्सियात को कम कहते हैं ना काटवादी को होएगा ऐसा इंटेग्रिटी दिया। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब आपको याद होगा जावेद इकबाल साहब का वाकया कि जब 9 मार्च को जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को फारिग किया, चीफ जस्टिस के ओहदे से उनको सस्पेंड कर दिया, तो इन्होंने उसी आफ्टरनून में एक्टिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। बट ठीक है सर, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है सर, इन लोगों को ये जितने भी लोग अपने ओहदों पर मौजूद थे, तो इन्होंने जो कुछ किया वो अपनी जगह। बट लेट मी ब्रिंग इट, मैं जरा खुरम साहब के पास लाना चाहूंगा। खुरम साहब, बात क्या, एक तो बात अभी अहमद वैस साहब ने फरमाई कि यहाँ ये कैसे हो सकता है कि हमारे जो पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो जब इलेक्शन की बात आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन कमीशन को पैसे दो, वो नहीं दिए जाते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन से अंडू कर दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो कानून बनाए गए या तरमीम की गई, वो तो अपने खुद को फायदा पहुंचाने के लिए की गई, और अगर ऐसे कवानीन को अदालत स्ट्राइक डाउन कर रही है तो फिर ठीक कर रही है। जरूरी है यह करना बैलेंस क्रिएट करने के लिए। ये आज साबित हुआ एक बार फिर, जो 2-1 का फैसला है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के 2 मुख्तलिफ जजेस ने जो बात की थी, एक ने कहा था कि ये इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है, साम्राज्यी सुप्रीम कोर्ट, वो भी साबित हुआ। फिर एक ने कहा था कि दीज आर पॉलिटिशियंस इन रोब्स, ये इंसाफ की कबा पहने सियासतदान है, ये भी साबित हुआ। और इसी कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने लिखा था साद रफीक के केस में कि पाकिस्तानी शहरियों के जो बुनियादी हकूक हैं वो नैब ने कुचले हैं। आज जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने कहा था जी, जो अदालत आलिया ने आज पार्लियामान के हकूक कुचले हैं, पार्लियामान की जो खुद मुख्तारी है उसको कुचला है। ये दुरुस्त मैं रिकॉर्ड कर दूं कि ये जो कानून है जिसको आज गैर आईनी करार दिया है, ये पिछले 5 माह पहले पास नहीं हुआ था। इसको पास हुए तकरीबन गालिबन 1 साल से ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो लिहाजा ये वो जो जिस पीरियड का जिक्र किया है अहमद अवैस साहब ने, उसमें यही ये पुराना कानून पास हुआ है। ठीक है, और उसमें जो सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया वो अभी तक कायम है कि जो
आला अदालतें हैं उनका काम बैलेंस करना नहीं है। उनका काम पार्लियामान के जो भी मुहर्रिकात थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्यून ऑफ मोटिव जी, उनका काम ये नहीं है इस पर गौर करना कि जी क्या मोटिव था और हम इम्प्यून कर दें और ये गैर कानूनी था। उनका काम तो ये था कि वो उसको जो परखना है वो मयार बड़ा सख्त है, बुनियादी इंसानी हकूक, सिर्फ उसकी बुनियाद पे कोर्ट किसी भी पार्लियामान के बनाए हुए कानून को गैर आईनी करार दे सकता है। कोर्ट ने आज अपने फैसले में ऐसा कोई काम नहीं किया। कंजेक्चर है, अटकल है, कयास आराई है और इख्तियारात नहीं, बट ये क्यों किया गया है? नहीं, बट ये इख्तियार का बेजा इस्तेमाल आपके नजदीक क्यों किया? किसी को खुश करने के लिए किया गया? पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की थी, वो खुद ज़ेरे अताब है। इन तरमीम का खत्म होने का नुकसान भी काफी पीटीआई के लोगों को भी हो सकता है, खुद पीटीआई के चेयरमैन को हो सकता है, तो वो क्यों चाहेंगे कि खुद को मजीद अजाब में मुब्तला कर लें? इसीलिए कहते हैं ना कि वी यू कट योर नोज टू स्पाइट योर ओन फेस। उनका तो ख्याल ये है कि शायद जो पिछली 16 माह की एक 15 जमातों की मखलूद हुकूमत थी उसको नुकसान उन्होंने पहुंचाया है उसके कानून को गैर आईनी करार देके। लेकिन कानून तो अजीब तरीके से ऑपरेट करता है ना कि शायद जिसके फायदे के लिए बनाया गया नुकसान उसी का होगा गालिबन, क्योंकि ये जो तरामीम जिन्हें आज गैर आईनी करार दिया गया है मुनीब साहब, इनमें से बहुत बड़ी तादाद वो है जो बराह रास्त आला अदलिया यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जो रिकमेंडेशंस की गई थी, ऐसे ही है, उनकी बुनियाद पर ये जो है अमेंडमेंट्स हुई थी। ठीक है कि अब अगर जो 90 दिन का जिसका जाता है कि ड्रकोनियन है और दुनिया में कहीं भी 90 दिन का जो रिमांड नहीं होता, अगर उसका रिमांड आज भी जो पिछले कानून में 30 दिन तक उसको 2/3 कम किया गया। खुर्रम साहब बिल्कुल ठीक है, आई हैव गिवन दैट डिटेल। मुझे सिर्फ इतना बता दें इससे पहले कि मैं जावेद चौधरी साहब के पास जाऊं, आपको कहते हैं ना कि किसी भी जगह पर ये मुहावरा है, डू यू स्मेल अ रैट, कि क्या डू यू स्मेल एनीथिंग बैड आउट ऑफ इट, कि या आपको लगता है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब का एक्विटल हुआ है, उनका केस खुल जाता है, किसी और केस में खुल जाता है, चौधरी शुगर मिल में मरीम नवाज शरीफ साहबा की बेल की खिलाफ नैब गया सुप्रीम कोर्ट में, विड्रॉ कर ली, वो रिवाइव हो सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। आपको लगता है कि ये ऑटोमेटिकली हो गया या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या साजिशी थ्योरी आपको नजर आती है? जी, साजिशी थ्योरी तो अहमद अवैध साहब भी बेहतर बता सकते हैं क्या हो सकती है। इशू ये है कि ये सब जो सख्तियां, नाइंसाफियां, नाहक फैसले, ठीक है, मुस्लिम लीग नून तो भुगत रही है पिछले 7 साल से, ठीक है, तो लिहाजा एक दफा फिर हम अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। ठीक हो गया। नवाज शरीफ तो आपको मालूम है नैब केस में इनके ऊपर जो था वो 225 पेशियां भुगती थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब वो सब लोग जिनका ये ख्याल है कि ये इनकी कोई विक्ट्री है, उनको कुछ दिन आपको इससे फर्क, आपको लगता है इससे फर्क को नहीं पड़ेगा? चौधरी साहब आप बताइएगा सर, ये फैसला आ गया, कुछ मैं देख रहा था, कुछ हमारे कोलीग्स ये भी कह रहे थे कि जी ये भी सोचना पड़ेगा कि ये फैसला आज क्यों आया, क्या खुद ही आ गया, ये फैसला दिया गया है या लिया गया है? क्योंकि हमारे मुल्क में फैसले दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं, तो ये फैसला लिया गया है या ये आपको लगता है बंदयाल साहब ने जाते हुए एक स्ट्रोक खेला है कि यार ठीक है आप लोगों ने मेरे खिलाफ ये किया तो फिर ए लो मेरी तरफ? देखिए, बंदयाल साहब बड़ी मुद्दत से ये फैसला करना चाह रहे थे, जब से ये केस चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इस केस को चलते हुए, और उसमें हर बार जब भी हेयरिंग होती थी तो बंदयाल साहब की तरफ से ये रिमार्क्स आते थे कि मैं ये फैसला करके जाऊंगा। और पिछले हफ्ते जब इसकी आखिरी हेयरिंग हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला करूंगा। हमारी रीडिंग यही थी कि ये पिछले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने आखिरी दिन चूज़ किया इस फैसले के लिए। अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले का नुकसान होगा? मेरा ख्याल है सियासतदानों को इसका नुकसान होगा, और आज फिर ये साबित हो गया है कि नैब जो था ये सियासतदानों के खिलाफ बना हुआ इदारा है, और जब भी आपने किसी सियासतदान को गिरफ्तार करना होता है या उसकी सियासत के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी करनी होती है तो आप नैब को इस्तेमाल करते हैं। तो आज फिर ये मेरा ख्याल है दोबारा सियासतदानों के ऊपर एक तलवार रखती गई है। अब एक सवाल ये भी है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि जब ये नैब तरामीम हुई थी और उसके बाद फिर जब नैब अदालतों में ये केसेस गए थे तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नहीं सोचा था कि हमें इक्वेटल की तरफ जाना चाहिए। तो उन्होंने ओवरनाइट, बल्कि पूरी रात जाग के उन्होंने और अदालतों को जगा के उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि आप इन फाइलों को बंद करें
और बंद करके नैब के हवाले कर दें कि अब ये केसेस ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि उस तरफ से जो हमारा नैब के अंदर तरामीम हो चुकी हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी केसेस थे, मैक्सिमम जो केसेस थे 99% केसेस, उनकी फाइलें बंद हुई और फाइलें बंद होकर वो नैब के पास चले गई। आज जब इसको रीओपन किया जा रहा है तो या इसके अंदर तरामीम को दोबारा वापस ले लिया गया, कलअदम करार दे दिया गया, तो वो फाइलें दोबारा खुलनी शुरू हो गई और एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 70 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी या उनके केस दोबारा शुरू हो जाएंगे। 170 उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि बहुत समझदार था, 70 के करीब 70 जो है ना इमीडिएटली लोग जो आसिफ अली जरदारी साहब और इनके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब से रिलेटेड है, उसमें बल्कि जरदारी साहब की फैमिली के लोग भी 11 के करीब तो ऐसे लोग हैं जो उनकी फैमिली से रिलेटेड हैं, वो लोग हैं और उनके खिलाफ। फिर आपको पता होगा एक फेक अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा केस हुआ था जो चौधरी निसार साहब के दौर में इनिशिएट हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उस वक्त। वो सारे के सारे केसेस भी खुल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इक्वेटल की तरफ नहीं गए थे इन्होंने फौरी तौर पे इस जो तरामीम का इन्होंने हमेशा उस वक्त सहारा ले लिया था। उसका नुकसान ये हुआ कि आज वो केसेस एज इट इज़ खुल जाएंगे। ठीक है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि पुरानी जमात है, समझदार लोग हैं, तो इन्होंने बजाय इसके कि वो फाइलें बंद करवाते इक्वेटल की तरफ चले गए। उसमें बल्कि एहसन इकबाल साहब का केस एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एहसन इकबाल साहब ने तो ये कहा कि मैं इन तरामीम का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि पुरानी तरामीम के तहत फैसला किया जाए। उनका पुरानी तरामीम के तहत फैसला और उनका इक्वेटल हो गया, अब वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के केसेस हैं, उन्होंने क्विटल करवाई, फिर हमजा शहबाज साहब का केस है, क्विटल करवाई गई। मतलब आपको लगता है जो एक्विटल हुआ है सर, जिनका क्विटल हुआ है आपके नजदीक उनके मामलात निस्बतन क्लियर है, उनको मसला नहीं होगा? क्योंकि शहबाज साहब की भी 265 की दरखास्त थी, एक्विटल हुआ था जो आपने भी मेंशन किया, और वहां पर किसी नैब तरमीम का उस तरह से इन्वोक उन्होंने नहीं की थी, फायदा नहीं उठाया था। लेकिन सुलेमान शहबाज के किसी केस के अंदर इसका जिक्र जरूर हुआ था, नैब के अंदर जो एक मामला था। हाँ, सलमान शहबाज साहब का केस है, एक सलमान शहबाज साहब का केस है जिसमें क्विटल की तरफ वो नहीं गए थे उन्होंने। लेकिन अब इशू ये है कि इन केसेस को दोबारा खोला जा सकता है, क्योंकि आप खुद वकील हैं, इसके लिए नैब को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर वो हाई कोर्ट चली जाती है नैब, तो हाई कोर्ट जो है नई जो सूरत-ए-हाल है उसमें पुराने केसेस दोबारा खोल सकती है। तो अगर नैब चाहती है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खोल रहे हैं और साइड पे नून लीग के भी खोले जाएं, तो फिर उन्हें हाई कोर्ट से राब्ता करना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि ये एक तलवार है जो सियासतदानों के ऊपर गिरी है और इस फैसले को रोका जा सकता था, लेकिन जो लोग रोकना चाहते थे उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि ऐसे मुझे महसूस होता है कि जैसे एक समझा जा रहा है कि एक सियासी खराबी है या एक सियासी गंद है। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये फैसला कौन रोक सकता था, फैसला कौन रोक सकता था, ये मैं ब्रेक जरा आपसे पूछना चाहूंगा जरा तफसील में। एक मुख्तसर सा वक्फा है जी। अब चलिए ये हो गया, लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद नहीं है, डिप्टी चेयरमैन नायब अपने अहदे पर मौजूद नहीं है। अगर प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं है तो केसेस कैसे आगे चलेंगे और इवेंचुअली होगा क्या? मुल्क में इस वक्त निगरान हुकूमत नहीं, निगरान हुकूमतें हैं वफाक में भी, चारों सूबों में भी। क्या ये फैसला उतना ही है, उसी तरह का ही है जिस तरह पहले आता है, या इसमें कुछ खास बात है? एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे और कौन कौन ज़ेरे अताब आ रहा है, तो उस पर बात होगी। बात आती है, याद रहे नैब के रडार के ऊपर अब सिर्फ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लोग नहीं रहे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा यानी बुशरा बीबी साहिबा भी हैं, और मामला तोशा खाना के गिफ्ट्स का है, और उसके अंदर जो अंडर इन्वॉइसिंग की गई थी, जो फेक रिसीट्स एलिजेडली दी गई थी, उनका भी है। और नैब चाहती है कि बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार भी किया जाए, और ये गिरफ्तारी मुमकिन भी हो सकती है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कब बदल जाती है आप जानते हैं, हमारे मुल्क में किसी को पता ही नहीं चलता कि किस वक्त नैब अपनी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदल देता है। इन तरामीम के कलअदम होने के बाद रिमांड 90 रोज़ का हो गया, ये याद रखना चाहिए। मतलब ऐसा अब सवाल ये है, प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद नहीं है, ठीक है, इमरान खान साहब की पटिशन तो जुज़वी तौर पर मंजूर हो गई, तरामीम भी हो गई, लेकिन आपको ये तो अदालत ने कहा है ना, मैं नहीं कह रहा, कि नैब को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्या आपको ये शक है कि आज भी नैब को इस्तेमाल किया जाएगा फिर, क्योंकि तरमीम भी ख़त्म हो गई, तो अब तो वो पुराना वाला कानून है और वो बड़ा सख्त कानून है, तो फिर कोई भी उठाया जा सकता है? मतलब ये बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ ऑलरेडी नैब कोशिश कर रहा है कि उनको अरेस्ट किया जाए, इमरान खान साहब के खिलाफ ऑलरेडी एक इंक्वायरी शुरू है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि ये हमारे मुल्क में जहाँ पे हम
लोग जो इस बड़े ऐसी पोजीशन में आते हैं जब बड़े फैसले करने होते हैं, वहाँ पे ना तो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल उस लेवल पे पहुँचता है, ना डिस्पैशनेट होके हम सोचते हैं जहाँ अपने सेल्फ को माइनस कर दें और नेशनल इंटरेस्ट में बात करें। इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है कि ये इस्तेमाल हो रहा है, अब नैब इस्तेमाल हो रही है, अब फलां इस्तेमाल हो रहा है सियासतदानों के खिलाफ, और दुरुस्त है ये कहना जो है ये गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, एक्चुअली हमारे सामने ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब आप एक आदमी को ले आएंगे और वो आदमी जो है वो मोम की नाक की तरह उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को, तो वो उसी तरह से उसको चलाएगा और उसको उसमें वो ऐसे लूप होल भी छोड़ देगा कि वो केस चलेगा, कुछ ऐसे बाद ख़त्म हो जाएगा, जो पास में होता आया है यहाँ पर। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सही। देखिए, आपके सामने है कि दूसरे ममालिक में जहाँ कानून के स्कंजे में कोई आ जाता है वो मुमकिन नहीं कि बच सके। ठीक है। हमारे यहाँ पे वो जो लेट होना शुरू होता है मसला, और वो इवेंचुअली वो मसला ख़त्म हो जाता है। ये और फिर क्या हुआ है हमारे यहाँ पे, नैब की मतलब मैं बात कर रहा हूँ जी, कतार नंबर इस फैसले के, नैब को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इस अंदाज में कि जिस तरीके से मैंने तो ओपन एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस में ओपन ये एज एडवोकेट जनरल ये कहा था कि मेरे नज़दीक नैब जिस तरीके से बिहेव कर रही है, नैब इज बिहेविंग लाइक ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। टेररिस्ट फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा। लेकिन यस, वो जिस तरीके से वो लोगों को, इनोसेंट लोगों को उठा के ले जाते हैं और उनसे जिस तरीके से वो जो कुछ होता रहा है। वैसे सर मुझे ये बताइए कि आपने बहुत बड़ी बात की है, बट मुझे ये बताएं सर, जितने भी लोग, चाहे वो आहत चीमा हो, चाहे वो फवाद हसन फवाद हो, चाहे वो और लोग हों, आज क्या इस बात का एहसास, देखिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडवोकेट जनरल भी रहे उस हुकूमत के पंजाब के अंदर, आप एक सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी लंबी स्टैंडिंग है आपकी, क्या आपको आज इस बात का, बहसियत एक वकील चले मुझे बता दें, आपको एहसास या आपको इस बात का, आप ये कहेंगे कि फिर जो नैब करती रही है, चाहे वो आहत चीमा के साथ हो, फवाद हसन फवाद के साथ हो, नवाज शरीफ के साथ हो, शहबाज शरीफ के साथ हो, सारों के साथ नैब इस्तेमाल की गई या नैब ने खुद को इस्तेमाल करवाया? जिसने भी किया, इस्तेमाल करने वाले बदलते गए, लेकिन ये नैब इंडिपेंडेंटली इसने कभी काम नहीं किया। अगर आज नहीं कर रही तो पहले भी नहीं कर रही थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपके सामने कि ये इसके अंदर जो जिस अंदाज में ये नैब इस्तेमाल होती आई है, चलती आई, देखिए केसेस तो अपनी जगह, मतलब नवाज शरीफ का मैटर है, वो प्रॉपर्टी तो आज भी एग्जिस्ट कर रही है, जो चार्जेस उनके ऊपर लगे वो आज भी मौजूद हैं। ठीक है, वो रियलिटी तो अपनी जगह पे मौजूद है। इसी तरह से अब ये तदमीम जो की है, मसलन तमाम दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम जब होता है तो वहां पे ओनर्स टू प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर होता है, सारी दुनिया में ये है। ठीक है, आप खुद बैरिस्टर हैं, आप जानते हैं इस मामला को कि फाइनेंशियल क्राइम के ऊपर वो ओनर्स टू प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर ले जाते हैं। हमने यहाँ पे इस तरमीम में आके उसको बदल दिया, सारे फारिग हो गए इसके साथ। तमाम बड़े बड़े जितने हैं इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इनोसेंट लोगों के साथ ये एक्सप्लॉयटेशन होती है, बड़े बड़े लोगों को छोड़ देते हैं। ठीक हो गया, लंबे केस चलते रहते हैं। ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है जिसको जो मैं आपके सामने ये गुजारिशात कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें जब तक हमारे अंदर ये सेंस डेवलप नहीं होगा कि पब्लिक एक्सचेकर जो है ये अमानत है, ये ट्रस्ट है, एंड ही इज अ ट्रस्टी। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ा ऑफेंस जो है, जो इसको ऊपर जो है इसको करार देना चाहिए और इसको माफ भी नहीं करना चाहिए कभी। बिल्कुल ठीक, नहीं करना सर, नहीं करना चाहिए, चाहे वो एसेट बियॉन्ड मीन हो, चाहे तोशा खाना का गिफ्ट हो, चाहे कोई किसी रियासत से मिला हुआ गिफ्ट हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट सर किसी के ऊपर, बट खुरम साहब बात ये है कि अब क्या आप चाहेंगे बहसियत एक सीनियर मेंबर मुस्लिम लीग नून कि जो आपके दौर में हुआ आपके कायदीन के साथ, या और बहुत से मैंने लोगों का नाम लिया कि उनके खिलाफ नैब इस्तेमाल हुई और करवाई गई नैब, क्या आज आप चले नहीं है हुकूमत में, निगरान हुकूमत है, कि नैब को फिर इस्तेमाल किया जाए इमरान खान के खिलाफ, उनकी अहलिया के खिलाफ या और लोगों के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया जाए? क्या आप इस बात को एंडोर्स करते हैं आपको? क्योंकि कुछ आपके लोग कहते हैं कि भाई टिट फॉर टैट है, जिन्होंने हमारे खिलाफ किया वो फिर मजा भी तो चखे ना, उनके खिलाफ भी सब कुछ हो। अगर हम ये चाहते होते इंतकाम तो हम ये तरमीम ना करते, क्योंकि उसका जो फायदा है वो तो आने वालों को होना था, हमारे बाद के लोगों को होना था। जो ये बात अहमद अवैस साहब ने की है, आपने भी की है कि जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़ा विक्टिम जो है
वो पहले मुस्लिम लीग नून बनी है, उसके बाद कुछ हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो मुस्लिम लीग नून के जो दर्जनों लोगों को नैब ने पकड़ा है, नैब ने उनको टॉर्चर किया है, अगर मैं शाहिद खान अब्बासी का नाम लूं जी, तो उसके अलावा वो सब लोग जिनको नैब ने टॉर्चर किया है, लोग भूल जाते हैं। आज जब कहते हैं ना जी, जो इमरान खान साहब को जो है वो खाना नहीं मिल रहा अटक जेल में, तो मैं याद करा दूं कि जब नवाज शरीफ को अक्टूबर में 2019 में जेल से निकालकर नैब की हिरासत में दिया गया था, तो उनको खाना बंद कर दिया गया था उनका। तो अब जो सब लोग याद कर रहे हैं, तो नैब के सबसे बड़ी जो छुरी है वो हमारी गर्दन पर चली है, लेकिन उसके बावजूद हमने वो तरामीम की जो इसका खुलासा जो तरामीम का ये है कि इन तरामीम से बुनियादी हकूक जो नैब के पिछले कानून में सलब किए गए थे वो वापस किए गए। जो बेल का कानून था, बर्डन ऑफ प्रूफ था। बट खुर्रम साहब, वो अभी अहमद वैद साहब कहते हैं जो प्रॉपर्टीज का इल्जाम था, वो प्रॉपर्टीज अपनी जगह मौजूद है, अब कोई भी केस है वो अपनी जगह मौजूद है। अहमद वैद साहब जिस हुकूमत के जो है एडवोकेट जनरल थे, वो सबूत पेश कर देते। वो कहते हैं आपने पेश करना था ना, वो सर कहते हैं आपने पेश करना था। सर वो कहते हैं अक्यूज्ड पर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, आपने पेश करना था। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि जब आपने, इससे पहले कि आप अक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ डालें, आपने उसकी ओनरशिप भी तो साबित करनी है। कंप्लीटली फेल्ड। आपने इतने अरसा शहबाज शरीफ को 11 महीने जेल में रखा, कुछ साबित नहीं हुआ। हमजा शहबाज को 22 महीने जेल में रखा, कुछ साबित नहीं हुआ। साद रफीक को 16 महीने जेल में रखा, कुछ साबित नहीं हुआ। 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने आपने हमारे लोगों को और मैं फिर दुरुस्त कहूंगा, हमारे लोगों के बुनियादी हकूक दोनों तरफ खेलते रहे हैं, तो ये कुचले। तो लिहाजा जब बुनियादी हकूक कुचले जाएंगे, तो हमने तो फिर ये नहीं कहा कि जनाब हमारे तो कुचले गए, इनके भी कुचले। हमने तरामीम की, हमें अच्छी तरह मालूम था कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आने वाली हुकूमतों को नहीं, बट वो अदालत ने कहा ना लॉब साइडेड है, आपने अपने खुद को फायदा देने के लिए ये तरामीम की थी अदालत। और क्या चेयरमैन था, दोनों तरफ खेलते रहे, फायदा दोनों को दिया उन्होंने। एक जुमला सिर्फ जो जस्टिस मंजूर अली शाह ने अपने डिसेंट में लिखा है, शॉर्ट डिसेंट है, उन्होंने कहा कोर्ट कंप्राइजिंग अनइलेक्टेड जजेस जजिंग द पर्पस एंड पॉलिसी ऑफ एन एनैक्टमेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट विदाउट एनी क्लियर वायलेशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट of any of the fundamental rights guaranteed in the constitution। तो लिहाजा एक अटकल कोर्ट ने अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करते हुए पार्लियामान के हकूक को भी कुचला है, और वो तमाम तरामीम जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी, उनको भी कुचल दिया। मैं सर बिल्कुल आता हूं इन दी एंड ये बड़ा वाज़ेह है, सर मैं एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट था सर, वो ठीक है कि ये उस दौर का आखिरी जो है ना, ये वैसे इतना ओवर एक्सपेक्ट, सर ये इतना ओवर एक्सपेक्ट ना कीजिए। मैं एक गलती जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के दौर में करती रही, आप इफ्तिखार चौधरी साहब को प्रोफेस करते रहे उनकी आइडियोलॉजीज को, बाद में जब आपकी हुकूमत आई 2013 में, तो हर रोज आपके दोते थे कि इन्होंने घर कब जाना है भाई। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनकी एक्टिविज्म को आपने प्रमोट किया, और बाद में फिर आप लोगों ने सब सर पे हाथ रख के रोए कि जो आपने किया सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त एक्टिविज्म को प्रमोट करके। एक ब्रेक के बाद जी मैं वापस आता हूँ, अहमद वैद साहब का पॉइंट भी है, और मैं जावेद चौधरी साहब से जरा पूछना चाहूंगा कि ये तो फिर इट कट्स बोथ वेज, ये तो फिर इमरान खान साहब को भी रगड़ा लगने लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि इतना तगड़ा कानून जो ड्रैकोनियन लॉ है अगर वो मौजूद है, तो फिर तो बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी किसी वक्त हो सकती है। इमरान खान साहब के लिए फिर और सख्ती होगी इस कानून में दोबारा अगर ये वापस अपनी असल शक्ल में आ गए। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जावेद चौधरी साहब, ये फिर गिरफ्तारी आपको लगता है ये तो बड़ा स्पीड में हो जाएगा काम, क्योंकि तो शायद काम जो आज नैब को इस्तेमाल हो रही है, या नैब आज जो करना चाह रहा है, उसके लिए तो बड़ा आसान नहीं हो गया फिर किसी को भी गिरफ्तार करना। वो बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार कर ले, 90 रोज के रिमांड पे किसी को ले जाए, इमरान खान साहब को नैब वहां से वो निकले किसी एक केस में बेल पर, तो फिर नैब उनको धर ले। देखिए, चारों पार्टीज अब इसका शिकार बनेंगी। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बनेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पीटीआई भी, और इसके साथ साथ JUIF भी। तो 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ये चारों की चारों अब नैब का निशाना बनेंगी, और अब इन पार्टीज़ ने अगर बचना है तो इनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि कोई पार्लियामेंट बन जाए, पार्लियामेंट जैसी भी बने बस बन जाए, और फिर दोबारा ये जो तरामीम है उसके अंदर जाएं और वहाँ पे वो इस कानून को तब्दील कर दें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं काजी फायज ईसा साहब, उनसे रिक्वेस्ट करें
और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक जो स्टे ऑर्डर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया हुआ है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे। जी। जो 184(3) का जो अख्तियारात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो ज़ाहिर है उसके ऊपर स्टे है, और वो अगर स्टे वेकेट करके और उस केस का फैसला कर देते हैं और फैसला कर देते हैं कि उस 184(3) के तहत जो भी अब तक पिछले 1 साल के अंदर फैसले हुए हैं वो सारे कालदम हैं, तो फिर तो ये कानून रिवर्स हो सकता है, फिर इन सब को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब ये नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब खुद करप्शन के खिलाफ हैं। बिल्कुल। और वो कई बार, अगर आप आज से तकरीबन साल पीछे चले जाएं तो वो बार बार इन चीज़ों का हवाला देते थे कि करप्शन ने पाकिस्तान को चूस लिया है, और अगर हमने पाकिस्तान को रन करना है, बेहतर बनाना है, तो फिर डेफिनेटली हमें ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको लगता है ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? ओवर एक्सपेक्ट मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए। और मुझे वैसे ये फील होता है मनीष साहब के अनकरीब एक वक्त आएगा, बल्कि बहुत जल्द आ जाएगा, कि जिसमें सारी पार्टीज एक ही कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बहाली जमहूरियत का दावा कर रही होंगी और निगरान हुकूमत से मुतालबा कर रही होंगी कि इलेक्शन करा दो, हमारे लिए इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा दो। और ये सब पार्टीज एक ही साइड पे, जिन लोगों ने ये कानून पास किया था, जो लोग इस कानून से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लोग ये नई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख्वाब देख रहे थे, जो लोग ये चाहते थे कि सब गले बढ़ जाएगा, फारिग हो जाएं, हम कायम रहें, सारे के सारे हाथ जोड़ के कह रहे होंगे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे गुनाह माफ कर दें, हमारे पता नहीं हाथ जोड़ के करेंगे या हाथ सर पे रख के करेंगे। आखिरी पॉइंट अहमद वैसा आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जो ये बात कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि ये सारी बात जो है, ये उसमें देखने वाला मसला ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये पार्लियामेंटेरियन या ये सियासतदानों की जो बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात जिसको मैं तवज्जो देता हूँ ज़्यादा और मैं एम्फेसाइज करता हूँ, वो ये है कि पब्लिक मनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, पब्लिक एसेट्स जो हैं जी, उसके ट्रस्टी के तौर पर जब सियासतदान आते हैं तो सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और वो जहां पे वो एहतियात ना बरती जाए उसको बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी सूरत में बख्शना नहीं चाहिए। सर वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं माजरत चाहता हूं, मैं इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकता, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।